जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें मराठा साम्राज्य को समझते हैं और मराठा साम्राज्य का संबंध है महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र है, मतलब दक्कन भारत के क्षेत्र है। जैसा कि आप दक्कन भारत को समझ जानते हैं, यह जो सुदूर दक्षिण को ना लेके, मतलब तमिलनाडु केरल के क्षेत्र को ना लेकर, यदि आप महाराष्ट्र के भाग को देखिए और कर्नाटक के भाग को देखिए तो ये जो इलाका होता है ये दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। और ये जो है सुदूर दक्कन का प्रदेश से कहलाता है, जैसे कि तमिलनाडु और केरल आते हैं और इसमें आंध्र प्रदेश के कुछ भाग दक्कन में आते हैं। तो यहाँ देखिए शिवाजी का जहां तक संबंध है यह महाराष्ट्र क्षेत्र से है और शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के पास है और यह वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, वहां हुआ था। तो इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। और ये जीजाबाई का बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव यानी उनके स्वभाव का प्रभाव शिवाजी पर देखने को मिलता है। शाहजी भोसले और जीजाबाई दोनों में काफी समय तक अनबन की स्थिति थी, जिसके कारण कहा जाता है कि शाहजी भोसले से 10 वर्ष तक जीजाबाई नहीं उनसे मिली थी, जैसे कि इतिहासकार लोग कहते हैं। और देखिए शाहजी भोसले ने दूसरा विवाह कर लिया था, जिनकी दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। तो आप ये ध्यान में रखिए। और इनके गुरु जो थे वो कोंडदेव थे, यानी दादा भाई कोंडदेव इनके गुरु थे। और इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। जैसा कि आप जानते हैं कि रामदास के विषय में भक्ति आंदोलन में आप पढ़ चुके हैं। रामदास ने ही समर्थ आंदोलन चलाया था। देखिए समर्थ संप्रदाय की स्थापना रामदास ने की थी और इनकी प्रसिद्ध रचना दास बोध है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिवाजी की पत्नी का नाम साईबाई भोसले था, ध्यान में रखिएगा, जिन्हें इनके उर्फ नाम से जाना जाता है, निम्ब बालकर भी कहा जाता है। और इनका विवाह 1640 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि शिवाजी जिस साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे वह उस समय एक नवीन साम्राज्य था और वहां उस क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर शिवाजी ने अपने शासन का विस्तार किया वह बीजापुर के अंतर्गत आदिल शाही के क्षेत्र में आता था। जैसा कि आप जानिएगा कि शाहजी भोसले आदिल शाही के ही दरबार में एक सरदार के रूप में कार्य करते थे और आदिल शाही के साम्राज्य विस्तार में भी शाहजी भोसले का काफी योगदान था, जिसके कारण जीजाबाई, जो कि स्वराज की स्थापना का विचार था, इसी के कारण जीजाबाई और शाहजी भोसले में अनबन की स्थिति थी। तो आप देखिए यहाँ, और जहां तक शिवाजी के साम्राज्य का बात था तो वह नवीन साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उसने विभिन्न सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवाजी की कुल 8 पत्नियां थी। तो यह परिस्थितिवश और साम्राज्य के विस्तार और सरदारों में सौहार्द की भावना से इन्होंने विवाह किया था। लेकिन पहली पत्नी का नाम साईबाई भोसले था, जिसे निम्बालकर भी कहा जाता था। और देखिए शाहजी भोसले ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत की नौकरी कर ली थी। तो ये ध्यान में रखिएगा, पुणे का रियासत जो था, जो कि उनके सरदार, जो कि बीजापुर के सरदार थे शाहजी भोसले, उनके अधीन आता था, वह शिवाजी को सौंप कर वह स्वयं देखा जाए तो बीजापुर के शासन में सेवार्थ चले गए थे। और देखिए शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान के तहत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के ही, देखा जाए तो तोरण नामक किले पर पहली बार सैन्य अभियान से फतह किया था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो लगातार शिवाजी ने जवाली का किला, कोंकण का किला, जिंजी का किला और उनका अंतिम अभियान जो होता है कर्नाटक के किले पर होता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि उनका पहला अभियान जो सैनिक अभियान था, जो 1644 से या 1646 भी कहीं कहीं देता है, वह किस पर हुआ था? देखिए तोरण नामक एक किले पर हुआ था, जो कि पहाड़ी किला था। और इसका नाम 1646 में जो ये किला फतह किए थे शिवाजी ने, तो इसका नाम प्रचंडगढ़ से नामकरण किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, को अपनी राजधानी घोषित की थी।
और इससे पहले 1644 में बीजापुर के अंतर्गत जिस तोरण किले पर, जिसका नाम प्रचंड गढ़ रखा था किले का नाम शिवाजी ने, जिस तोरण ने किले को विजय किया था, जिसके कारण बीजापुर के सुल्तान की काफी नाराजगी हुई और वह अपने दरबार में काम करने वाले सरदार शाहजी भोसले, जो शिवाजी के पिता थे, उन्हें कारावास में डाल दिया था। और देखिए, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति को, जो कि देखा जाए तो शिवाजी को अपना बगावती समझा, को अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। और देखिए 10 नवंबर अगर देखा जाए तो शिवाजी जो पुणे में अपने लाल महल में रहते थे, जो निवास स्थान उनका था, उनको लाल महल कहा जाता था, वहां अफजल खां ने उस पर आक्रमण कर दिया और बाद में अफजल खां और शिवाजी के मध्य वार्ता हुई और उस वार्ता में यह शर्त रखा गया कि कोई भी जो शिवाजी या अफजल खां बिना अंगरक्षक का और बिना देखा जाए तो किसी हथियार के वे एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन अफजल खां चोरी छिपे एक ड्रैगन, मतलब कहा जाता है कटार, लेकर शिवाजी पर हमला करने ही वाला था। तो शिवाजी ने भी बननखा पहन रखा था और उससे अफजल खां की हत्या कर दी। और इस प्रकार देखा जाए तो 10 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए धन की पूर्ति हेतु सूरत को 2 बार लूटा। पहली लूट सूरत की मानी जाती है 1664 और दूसरी लूट जो है 1670 मानी जाती है। कहीं कहीं 72 भी दिया रहता है, लेकिन आप 70 ध्यान में रखें। अब सूरत की जो पहली लूट हुई थी 1665, इसके पीछे कहा जाता है कि शिवाजी अपने साम्राज्य में किसानों से ज्यादा टैक्स नहीं वसूलना चाहते थे, जैसा कि उनके कई मंत्री और सामंत जो कहते थे कि वह अपने किसानों पर ही अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो युद्ध या छापामार गुरिल्ला युद्ध शिवाजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसके लिए जो धन की पूर्ति है वह अपने साम्राज्य के किसानों के टैक्स में वृद्धि करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने, शिवाजी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि वे ऐसा किसानों पर बोझ नहीं डाल सकते। इसके लिए वह लूटने, यानी मुगल साम्राज्य और आदिल शाही के क्षेत्र पर, मतलब देखा जाए तो धावा बोलकर उससे धन संग्रह करने की कोशिश की, जिसमें पहली लूट सूरत की 1664 और दूसरा 1670 में हुई थी। और इसी लूट के कारण और छापामार युद्ध के कारण औरंगजेब और आदिल शाह दोनों इससे देखा जाए तो परेशान हो चुके थे और शिवाजी को अंततः राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई। 64 में सूरत की पहली लूट के बाद देखा जाए तो शिवाजी से औरंगजेब काफी हद तक परेशान हो जाता है और वह महाराजा जयसिंह को, जो कि मुगल सूबेदार थे, एक बड़ी फौज देकर शिवाजी पर आक्रमण करने को भेजता है, जिसमें देखा जाए तो जयसिंह और शिवाजी के बीच अंत में पुरंदर की संधि होती है। 1665 में पुरंदर की संधि संपन्न हुई, जिसमें कहा जाता है कि मनुची जो विदेशी यात्री था वह भी उपस्थित था इस संधि में। और यह संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न होती है और इसमें महाराजा जयसिंह के द्वारा, जो कि एक मुगल सूबेदार थे, उन्होंने औरंगजेब से रक्षा का भी वचन शिवाजी को दिया था। और इस संधि शर्त के अनुसार शिवाजी द्वारा जो मुगल किले पर अधिकार किया गया है वह लमसम कहा जाता है कि 23 किले पर शिवाजी ने अधिकार कर दिया था जो मुगलों के आधिपत्य में था। अब यह शिवाजी के आधिपत्य में आ गया है, वह उन्हें वापस से लौटा देंगे और बदले में उसे औरंगजेब के द्वारा दक्कन का राजा घोषित किया जाएगा और वह मुगल के ही अधीन बीजापुर से संघर्ष में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो पुरंदर की संधि संपन्न होती है और शिवाजी के रक्षा का आश्वासन जयसिंह के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बदले में शिवाजी मुगल दरबार में औरंगजेब के सामने सैनिक एवं कुछ भेंट लेकर उपस्थित हो। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो यह दोनों के बीच मैत्री का संबंध कायम होगा, लेकिन शिवाजी के द्वारा
इससे पुरंदर की संधि का पालन नहीं किया जाता है और वे 4000 मराठा सैनिक एवं अपने पुत्र संभाजी के साथ शिवाजी आगरे के किले में औरंगजेब से मुलाकात करते हैं। लेकिन औरंगजेब ने उन्हें देखा जाए तो कम मनसबदार जो शिवाजी से स्वयं पराजित हुए थे उसकी पंक्ति में औरंगजेब ने खड़ा कर दिया शिवाजी को। शिवाजी ने इसे अपमान समझा और औरंगजेब को वही विश्वासघाती कहकर संबोधित किया, जिससे औरंगजेब क्रुद्ध होकर उसे अगर कहा जाता है शिवाजी को आगरे की किले में ही कैद करवा दिया। और औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में, जो कि आगरे में ही स्थित है, शिवाजी को कैद और नजरबंद करवा दिया और उसके बाद में हत्या का भी प्रयास किया। लेकिन 16 अगस्त 1666 को शिवाजी वहां से भाग निकलने में सफल होते हैं। अब आगे देखिए 1672 ईस्वी में पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से शिवाजी ने छीन लिया और 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट या गंगाधर भी रहता है नाम कहीं, द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। गंगाधर या गंगा भट्ट महाराष्ट्र के ही एक ब्राह्मण थे जो कि काशी या वाराणसी में जो कि विद्या का केंद्र था वहां वे बस गए थे। और कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था। कर्नाटक अभियान जो कि 1676 से 78 के बीच होता है और 1678 में जिंजी के किले को विजित किया था इस अभियान के तहत। और कहा जाता है कि कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था। मात्र 53 वर्ष की आयु में शिवाजी का निधन 3 अप्रैल 1680 को हो जाता है। शिवाजी का अंतिम संस्कार राजा राम के द्वारा संपन्न कराया जाता है कि जो कि शिवाजी की द्वितीय पत्नी सोयराबाई का पुत्र था। और इनकी मृत्यु के समय संभाजी जो कि देखा जाए शिवाजी के पहली पत्नी के पुत्र थे, संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी के द्वारा प्रशासन ने जो चलाई जा रही थी उसको देखा जाए तो शिवाजी के प्रशासन में शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था, इसको आप ध्यान में रखिए। और इसमें जो 8 प्रधान थे उसमें देखिए प्रमुख रूप से पेशवा, सर-ए-नौबत, अमात्य, वाकया नवीस चिटनीस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश होते थे। इसमें एक एक करके देखिए। पेशवा जो कि प्रधानमंत्री कहलाता था और यह राज्य के प्रशासन की देखभाल करता था। कहा जाता है शिवाजी के अष्ट प्रधान में पेशवा का महत्वपूर्ण स्थान था और उनका विशेष सम्मान होता था क्योंकि यही पूरे प्रशासन की देखभाल करते थे। और इस तरह आप समझ सकते हैं कि मुगल में जो स्थान वजीर का था या बाद में चल के वकील का था वही स्थान पेशवा का था। दूसरा देखिए सर-ए-नौबत यानी सेनापति, जिसे आप मुगल प्रशासन में मीर बख्शी के रूप में जानते थे, सैन्य प्रधान होता था। और शिवाजी के सेना के 3 भाग थे। एक पागा सेना जो कि नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे, दूसरा देखिए सिलहदार और तीसरा पैदल, यानी पागा सेना, सिलहदार और पैदल। तो सिलहदार कहा जा सकता है अस्थायी घुड़सवार वाले और पैदल जो आप इन्फेंट्री के रूप में देख सकते हैं। और तीसरा देखिए अमात्य यानी राजस्व मंत्री, यानी आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला, यानी मतलब अकाउंटेंट्स कह सकते हैं या फिनांस मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। और इसे मुगल काल में दीवाने के पद के रूप में समझा जाता था। और तीसरे देखिए वाकया नवीस से यह सूचना गुप्तचर संधि विग्रह के का प्रधान होता था। यानी देखा जाए तो मुगल साम्राज्य में चलने वाले बहुत से पद को एक कर दिया गया था जिसके वाकया नवीस से कहा जाता है। और जैसे आपने देखा था कि संधि विग्रह के या सूचना या गुप्तचर के भिन्न भिन्न अधिकारी थे मुगल काल में। और चिटनी से राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा को देखना, यानी जो दीवाने ईशा का भाग था वह चिटनीस का काम था। और सुमंत यानी विदेश मंत्री, जिसे आप मुगल में सद्र सुदूर के रूप में जानते थे। अगला देखिए पंडित राव, धार्मिक के कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण ये पंडित राव करते थे। और जैसा कि मुगल काल में धर्म के या लोक आचरण अधिकारी के लिए मुहतसिब का नाम आप लोग जानते हैं।
और अगला देखिए, न्यायाधीश से जो काजी के रूप में जाने जाते थे मुगल काल में, तो यहाँ देखिए अष्टप्रधान में न्यायाधीश से न्याय विभाग के प्रधान होते थे। और शिवाजी को तोपें जो है अंग्रेजों ने प्रदान की थी। और देखिए शिवाजी के दरबार में मराठा भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो यह शिवाजी के प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र थे, एक स्वराज का क्षेत्र और दूसरा मुक्तई का क्षेत्र था। मुक्तई के क्षेत्र को मुल्क एक कदीम के नाम से भी जाना जाता था। तो पहला जो स्वराज्य का क्षेत्र था उसमें मराठे का प्रत्यक्ष शासन होता था और यहाँ से सरदेशमुखी या चौथे जैसे कर नहीं वसूले जाते थे। अब यदि देखा जाए तो मुक्तई का क्षेत्र जो मराठे के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं थे, बल्कि उनका प्रत्यक्ष उन पर नियंत्रण नहीं था। यह दक्कनी राजाओं के अधीन या मुगलों के अधीन का क्षेत्र था और यह इस क्षेत्र से सरदेशमुखी और चौथ वसूले जाते थे। और मराठे का यह आश्वासन रहता था कि वे इन क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे यदि सरदेशमुखी और चौथ वहां से दी जा रही है। तो यहाँ देखिए मुगल और दक्कनी राजाओं के अंतर्गत मुक्तई का क्षेत्र आता था। चौथ देखिए भू राजस्व का 1/4 भाग मराठों द्वारा उस क्षेत्र पर आक्रमण ना करने के बदले में दिया जाता था, जबकि सरदेशमुखी अगर देखा जाए तो वह एक प्रकार का अधिभार था, यानी सरचार्ज के रूप में लिया जाता था। और जो मुगल या दक्कनी शासकों के अधीन आते थे और मराठे उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार समझते थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा प्रचलित दक्कन क्षेत्र में जो कर व्यवस्था थी उसी पर आधारित था। और देखिए शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक के छड़ी का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो ये ध्यान आपको रखना है। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो के द्वारा व्यापक रूप से भूमि का सर्वेक्षण कराया था। तो ये आप एक नाम याद रखना है, अन्नाजी दत्तो, जिन्होंने भूमि की पैमाइश से शिवाजी के समय की थी। और देखिए आगे, शिवाजी के समय उपज का 33% भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कि बाद में चलकर मराठा सरदारों के द्वारा जो है 40% कर दिया गया। यानी शिवाजी के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने भू राजस्व की दर उपज का 40% कर दिया था। और सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व से था। तो यह भी टर्म ध्यान में रखिए। तो सरंजामी प्रथा के अंतर्गत जो सैनिक के कमांडर थे या जो मुख्य अधिकारी थे, उन्हें सैनिक के देखभाल के बदले में भूमि का एक खंड प्रदान किया जाता था। तो सरंजामी व्यवस्था की तुलना आप दिल्ली सल्तनत के इक्तादारी व्यवस्था से कर सकते हैं। और मुगल काल में जो जागीरदार होते थे, यानी मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत जो मनसबदार होते थे, उससे इसकी तुलना की जा सकती थी। मतलब सरंजामी प्रथा का मतलब इक्तदारी व्यवस्था या मनसबदारी व्यवस्था का ही यह एक तरफ से समतुल्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपने शिवाजी के काल में शिवाजी और उनके द्वारा चलाई गई प्रशासन के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। फिर हमें अगली कक्षा में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।